वेलकम अगेन एवरीवन। आज हम अपनी जीके की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरल नॉलेज की सीरीज में हम 25 क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें करंट और स्टैटिक सभी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, जो ना केवल रेलवे ग्रुप डी बल्कि किसी भी आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये आपको इन क्वेश्चंस को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इनके नोट्स बनाते चले जाएं, इन्हें हाथों हाथ याद करें और आप डेफिनेटली अपनी नॉलेज में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हमारे YouTube चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको सभी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। और गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करें, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स एमिनेंट पर्सन वॉज नोन एज यंग तुर्क? निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को यंग तुर्क के नाम से जाना जाता था? चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह या सी राजगोपालाचारी? इसका सही आंसर है ए, चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी 8th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और इन्होंने काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपनी सर्विस दी थी। ये नवंबर 1990 से लेकर और जून 1991 तक ही रहे थे। थर्ड शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन था इनका। और इनको यंग तुर्क जो बोला जाता था इनकी एक्टिविटीज की वजह से। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के उस समय काफी अगेंस्ट में थे, बहुत एक्टिवली काम करते थे, इस वजह से इनको बोला जाता था। द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। किसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर क्या होगा? बी। एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्ट किया था जो ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन है 1193 में, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूरा कंप्लीट कराया था। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी? पल्लव डायनेस्टी की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, तंजौर या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर होगा ए, कांचीपुरम में। पल्लव्स काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता होगा जो साउथ इंडिया की पूरी हिस्ट्री है उसमें जो पांड्य रूलर हुए जो मदुरई में रहते थे, चोला रूलर्स जो तंजौर में रहते थे, और ये पल्लव जो कांचीपुरम में रहते थे, इन लोगों का बहुत अहम रोल रहा है। बाकी केरला की बात करें तो वहां पे चेरा रूलर्स भी रहा करते थे। इनकी जो इनकी मेन एक्टिविटीज रहती थी, ये बहुत ज्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्शन करते थे और वैदिक लर्निंग का भी इन्होंने काफी काम किया था। कैलाशनाथ टेम्पल आपने सुना होगा कांचीपुरम में, वो इन्हीं का ही अचीवमेंट है। नरसिंह वर्मन टू के द्वारा बनाया गया। आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय हुम? किसने आगरे के किला को पूरा बनवाया था? हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब? और इसका सही आंसर है बी, अकबर ने। किस साल में बनवाया गया था? अगर ये अलग से पूछा जाता तो 1573 में अकबर ने आगरा किला बनवाया था। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आप इस एग्जाम को सिर्फ रेलवे का एग्जाम समझ के ना करें, ये आपकी जीके हर जगह काम आएगी। यूपीएससी 2021 के एक क्वेश्चन ये आया था कि 8 अगस्त 1942 को इनमें से कौन सी घटना हुई थी, जिसका डी ऑप्शन था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्वेश्चन आपको वहां तक हेल्प कर रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप बहुत सही से नोट करते चले। तो इसका सही आंसर है बी, 8 अगस्त 1942। द क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसको एक और नाम से बोला जाता है अगस्त मूवमेंट, was a movement launched at the Bombay session of All India Congress Committee। बॉम्बे सेशन आपको ध्यान रखना है, वहां पर बनाया, ये इसके बारे में स्टार्टिंग की गई थी, वहां पे लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी ने खुद ये शुरू किया था जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और इसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश रूल को इंडिया में खत्म होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन। इन विच ईयर जहांगीर एनेक्स्ड कांगड़ा? किस वर्ष में जहांगीर ने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया था? 1618, 1620, 1622 या 1624? इसका सही आंसर है बी, 1620 में। जहांगीर ने 1620 में
कटोच के राजा राजा हरिचंद को हराया था और जो कांगड़ा का पूरा साम्राज्य था उसको अपने मुगल एम्पायर में ही मिला लिया था। The largest deposits of gypsum are found in which of the following states? जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर है बी, राजस्थान में। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। और इसके अलावा फ्लोरस्पार ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? गुजरात के काडीपणी में। निकल की बात करें, ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये उड़ीसा के अंदर पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। यहाँ बल्कि 90% जो निकल है वो अकेले उड़ीसा में ही मिलता है। There is rainfall in winter in Tamil Nadu due to the following reasons. तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी मानसून, ट्रॉपिकल कोस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय करंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर, ये हो जाएगा बी, नॉर्थ वेस्ट मानसून, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी। काफी इंटरेस्टिंग है इसको समझाना। नॉर्मली इंडिया में जो भी हमारी शुरुआत होती है मॉनसून की वो होती है साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट मॉनसून आपको पता है जो दक्षिण पश्चिमी है, ये नीचे यहाँ हमारा इक्वेटर आ जाता है और नीचे जाएंगे तो वहां से इस तरीके से होकर आता है ये, यानी कि दक्षिण पूर्वी, सॉरी दक्षिण पश्चिमी जो हमारा मॉनसून है, इस तरह से ये इंडिया में एंटर करता है। और ये सबसे पहले जुलाई में आता है यहाँ केरला में, करते करते फिर ये आगे पूरा आगे तक ये फैल जाता है इंडिया में, और फिर उसके बाद यहाँ से ये पंजाब के रास्ते से अलग हो जाता है, लास्ट में ये पहुंचता है और वहां से सबसे पहले फिर ये वापस हटना शुरू हो जाता है। पर जो तमिलनाडु है पूरा, तो इधर का हमारा ईस्ट का तमिलनाडु पूर्वी तट और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी, इनकी एक खासियत ये है इसमें साउथ वेस्ट मानसून यानी जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये वाला नहीं आता। इन इलाकों में होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून वो है, इसे हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। जब ये वाला मानसून हट जाता है अक्टूबर के टाइम पर, तब ये वाला मानसून एक्टिव होता है नॉर्थ ईस्ट, और ये ऊपर की तरफ से आना शुरू करता है। इसके अलग कारण है, ये और कहीं तो ज्यादा बारिश नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तमिलनाडु में और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में बारिश करता है। मैक्सिमम रेनफॉल लेकिन हमें किससे मिलता है ये आपको पता होना चाहिए, साउथ वेस्ट से। तमिलनाडु में कहाँ मिलता है हमें? नॉर्थ ईस्ट से। Which planet is known as Earth's twin? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के रूप में जाना जाता है? वीनस, मार्स, यूरेनस या फिर नेपच्यून? इसका सही आंसर है ए, वीनस यानी शुक्र ग्रह को। वैसे तो ये सन से हमारा दूसरे नंबर का प्लेनेट है और रोमन गॉडेस के ऊपर ये नाम रखा गया है, लेकिन ये बहुत सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है। आपको अक्सर ये ऐसे भी दिख सकता है अर्थ में, अगर आप नाइट स्काई में देखेंगे तो जो भी सबसे ज्यादा तेज चमकने वाली चीज होगी वो वीनस ही होगा। ये इसकी अपनी शेडो भी बनती है और ये इजीली इवन ब्रॉड डे लाइट में भी ये आराम से देखा जा सकता है। When is खरीफ क्रॉप हार्वेस्टेड? खरीफ की फसल को काटा कब जाता है? इन मार्च, इन अर्ली जून, इन अर्ली नवंबर या फिर इन दिसंबर? इसका सही आंसर है सी, इन अर्ली नवंबर। खरीफ की क्रॉप वो आती है जो जैद की जो फसल है उसके बाद लगाई जाती है। ये लगाई जाती है, अभी पीछे मैंने आपको साउथ वेस्ट मानसून समझाया था, ठीक उससे पहले लगाई जाती है। इनको साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर लगाया जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं जून का हम टाइम समझ लेते हैं, जून की बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको उगाया जाता है। सोन जो इनका उगाई का टाइम मतलब बोया जाता है, बोने का टाइम होता है ये वाला। लेकिन जब ये साउथ वेस्ट मानसून चला जाता है उसके बाद पोस्ट द मानसून, उसके बाद अक्टूबर के टाइम पर इन फसलों को काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। और आपसे यही पूछा गया था, तो आपको ध्यान देना है कि हम ये पूछ रहे हैं कि कब सो किया जाता है यानी कि उसको बोया जाता है, या फिर कब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। तो वो टाइम होता है अक्टूबर नवंबर इस तरीके का। अच्छा, कौन सी होती है खरीफ की फसलें? राइस यानी कि चावल, मेज, मक्का, दालें हो गई, उड़द, मूंग, मिलेट्स हो गए, इस तरीके की जैसे बाजरा वगैरह, ये इंपॉर्टेंट खरीफ की फसलें हैं। Which soil has the ability to retain moisture for a long time? किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है?
ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर लिटराइट सॉइल। इसका सही आंसर है बी, ब्लैक सॉइल। इसका एक और नाम होता है, ये मोस्टली में महाराष्ट्र के हिस्से में मिलती है और इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी इसको बोला जाता है और इसमें सबसे ज्यादा क्षमता होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की। और इसमें हम मोस्टली कॉटन उगाया करते हैं और इसमें इसका जो टेक्सचर है वो फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं और कुछ इसमें कोर्स पार्टिकल्स यानी मोटे मोटे भी होते हैं, इसीलिए ये पानी को बहुत अच्छे से पकड़ पाती है। बाय व्हाट नेम इज द न्यू एलुवियल सॉइल नोन? नूतन यानी जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगड़, भावर या फिर रेह? आपको पता होगा जो ये एलुवियल सॉइल है, जब नदियों के द्वारा ये इकट्ठे किया जाता है, जो डिपॉजिट्स साइड में जहाँ पे नदियां इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, धीरे धीरे ये और पुराने होते चला जाता है। तो इसमें हमें दो तरीके की मिलती है मिट्टी, एक होती है जो नई होती है और एक होती है जो काफी पुरानी हो जाती है। तो नई वाली को तो बोलते हैं खादर, इसका तो सही आंसर ए है। और जो ओल्ड वाली है वो होती है बांगड़। न्यू एलुवियल हो गई और ये आपको कहाँ पर मिलती है? नॉर्थ प्लेन्स में मिलती है, फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल एंड असम। What is the minimum age required to become vice president of India? वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन इस बार काफी न्यूज में है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 साल, 35 साल, 40 साल या फिर 37 साल? क्या है न्यूनतम आयु सीमा, ये हमको बताना है। इसका सही आंसर है बी, 35 ईयर्स। ये आप याद कर लें, बहुत इजी हो जाएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर एक जैसी पोस्ट है। गवर्नर अपने स्टेट में जो रोल प्ले करता है वही प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में। तो इनकी एज हो जाती है 35 ईयर्स, इन सबके अलग अलग अपने आर्टिकल्स के तहत। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की तो उसमें बनते हैं एमपी, और अगर हम बात करें विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके अंदर होते हैं एमएलए। ये दोनों भी एक ही तरह का रोल प्ले करते हैं, एक स्टेट लेवल पे एक सेंट्रल लेवल पे, तो इनकी एज हो जाती है 25 ईयर्स। और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो उसमें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ऐसे ही जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें होते हैं एमएलसी, इनको बोला जाता है, इनकी हो जाती है 30 ईयर्स। तो बस आपको तीन ही कैटेगरी की एज याद रखनी है, 25, 30 और 35। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। विच इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड द जस्टिस हेमा कमीशन? किस भारतीय राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया? तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात? इसका सही आंसर है बी, केरला ने। 2017 में केरला गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमीशन बनाया था जस्टिस हेमा का, और उसके अलावा उनमें फॉर्मर ब्यूरोक्रेट केबी वलसाला कुमारी और वेटरन एक्ट्रेस जो वहाँ की ही है शारदा, वो भी उसमें मेंबर थे। इन तीनों का ये 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। ये किस लिए थी? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता होगा मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरला में। तो वहाँ की उसकी जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती है उनको स्क्रूटिनाइज करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है, जो आयोग था। इन विच ईयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया? भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1852, 1860, 1862 या 1870? इसका करेक्ट आंसर है 1862। 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे भारत के अंदर, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। ये When was the right to information act passed? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? अक्टूबर 2005, मार्च 2006, दिसंबर 2007 या सितंबर 2003? इसका करेक्ट आंसर है ए, अक्टूबर 2005 में आरटीआई एक्ट को पास किया गया था। और इसके द्वारा हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट नहीं सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम मांग सकते हैं। और इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है सरकार की और जितने भी उनकी फंक्शनरीज है। When was the Consumer Protection Act passed in India?
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1968, 1986, 1984 या 1976? इसका करेक्ट आंसर है बी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 was passed by both houses of parliament. दोनों सदनों के द्वारा 1986 में इस बिल को पास किया गया था और इसको प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली थी 24 दिसंबर 1986 को। स्टैट्यूट्स बुक में दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से ये आया गया था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी फीडबैक आपको देना है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Which of the following country is not a member of BRICS Association? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? ब्राजील, रशिया, आइसलैंड या फिर चाइना? आई होप आपको इसका आंसर मालूम होगा, सी, आइसलैंड नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स की फुल फॉर्म में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये लास्ट नेशन है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। The Foreign Exchange Management Act was enacted in which year? किस वर्ष में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002? और ये काफी न्यूज में रहता है। फेमा का एक्ट जो है ये 1999 में था। हमारे जितने भी एनजीओ हैं या फिर कोई भी संस्था होती है, उसको जब किसी भी तरीके से कोई विदेशी मदद मिलती है तो उसकी जांच इसी एक्ट के द्वारा की जाती है। जो भी यहाँ पे एंटिटीज फॉरेन तरीके से अपना फंडिंग उनको प्रोवाइड होती है अगर, तो वो आता है इसकी फेमा के अंडर में। Who among the following publishes the Economic Survey of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ये जो होता है, ये फ्लैगशिप रिव्यू डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और उसमें भी पर्टिकुलरली जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इसे पब्लिश करता है। हर साल पार्लियामेंट में बजट से पहले इसको पेश किया जाता है, जस्ट बिफोर द बजट। और अगर ये भी पूछा जाता है कि किसकी गाइडेंस में या कौन इसको प्रिपेयर करता है, तो वो है CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare launched which agriculture census? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने देश में कौन सी कृषि जनगणना की शुरुआत की? 11th, 12th, 10th या फिर 15th? इसका सही आंसर है ए, 11th एग्रीकल्चर सेंसस। ऑल इंडिया रेडियो एजोल ने सेलिब्रेट किया है अपना कौन सा फाउंडेशन डे, यानी कि स्थापना दिवस 29 जुलाई को? 57th, 55th, 50th या 53rd? इसका सही आंसर है ए, 57th फाउंडेशन डे। और ये कहां पर है? ये मिजोरम में है। इसरो हैज अर्नड हाउ मेनी डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज बाय लॉन्चिंग सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स? इसरो ने वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा में कितने डॉलर कमाए? $279 मिलियन, $255 मिलियन, $290 मिलियन या $270 मिलियन? And its right answer is A, $279 मिलियन। कुल मिलाकर इतनी इसरो को इनकम हुई है फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करने से। UAE, United Arab Emirates, will replace which country as the venue for Asia Cup 2022? UAE एशिया कप 2022 के आयोजन स्थल के रूप में किस देश की जगह लेगा? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर है ए, श्रीलंका। आपको पता होगा श्रीलंका में बहुत ज्यादा बड़ी लार्ज स्केल पर उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते श्रीलंका में ये होने थे एशिया कप, जो कि अब श्रीलंका नहीं होंगे, वो होंगे UAE में। In which state
द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विल ऑर्गेनाइज खेल मेला? खेल विभाग किस राज्य में खेल मेला आयोजित करेगा? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा? इसका आंसर है ए, पंजाब में। इन पंजाब द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज पंजाब खेल मेला, जिसमें 30 स्पोर्ट इवेंट्स वहां पे कराए जाएंगे, ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। और अंडर 14 से लेकर 60 ईयर के वेटरन्स तक के 6 ग्रुप इसमें बनाए जाएंगे। इसमें बहुत तरीके के स्पोर्ट की एक्टिविटीज भी होगी और इससे हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आपको मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें।